सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी करीब 3 घंटे से पूछताछ कर रही है। रिया सुबह 9:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी, जहां उनसे पूछताछ हो रही है लगातार। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की है। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल पूछताछ के दौरान जब शौविक और रिया को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई, तब दोनों ही एक दूसरे को देखकर रोने लगे, जिसके बाद दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया और दोनों से फिर अलग अलग ही सवाल किए गए। लेकिन कल वक्त कम होने की वजह से और रिया जिस तरीके से सवालों के जवाब में सवाल के जवाब नहीं दे रही थी और साथ ही साथ रोने लगी थी, उसके बाद आज उन्हें फिर से बुलाया गया। पूछताछ उनसे हो रही है और इस वक्त वो तमाम सवाल जो एनसीबी ने तय किए हैं वो सवाल अब रिया के सामने रखे जा रहे हैं। आनंद हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आनंद, ये पूछताछ अभी भी चल रही है? जी देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है अर्पिता की अभी केवल समीर वानखेड़े जो मुंबई जोन के हेड हैं वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। करीबन 1:30 बजे जो केपीएस मल्होत्रा हैं जो इस पूरे केस के जांच अधिकारी हैं वो अपनी टीम के साथ रिया चक्रवर्ती से सवाल करेंगे। यानी कि डबल मुश्किलें जो हैं वो रिया चक्रवर्ती की बढ़ चुकी हैं। एक टीम जो मुंबई की है वो लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो इसमें जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ है उसकी जांच के लिए केपीएस मल्होत्रा जो है वो 1:30 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती से तीखे और कड़े सवाल शुरू करेंगे उनकी टीम के साथ। यानी जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती को 2 टीमों के अलग अलग सवालों के जवाब देना पड़ेगा। उसकी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शाम को कोई बड़ी कार्रवाई का भी अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो एक्सचेंज बिल्डिंग है मेरे पीछे, उसमें लगातार रिया चक्रवर्ती से लगातार एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और रिया चक्रवर्ती आज भी कई ऐसे सवाल थे जिस पर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई हैं। ठीक है आनंद, मैं आ रही हूँ आपके पास। उधर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। फॉरेंसिक टीम में मौजूद एम्स के डॉक्टर के बोर्ड ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्यों नहीं सुशांत की मौत को हत्या माना जाए। बोर्ड ने सवाल उठाया कि खुदकुशी में गले पर ऊपर की तरफ निशान होते हैं, लेकिन सुशांत के गले पर ये जो निशान दिख रहे हैं वो नीचे की तरफ दिख रहे हैं। लगातार आपको बता दें, इससे पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों पर जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर फिर से एक बार सवाल, और ये सवाल कोई और नहीं, एम्स के डॉक्टर उठा रहे हैं। देखिए, मेडिकल क्षेत्र में देखिए तो एम्स अस्पताल की पूरी दुनिया में साख है और वहां के डॉक्टर्स एक दिन में हजारों पेशेंट देखते हैं कई बार। तो अब मैं ये कहूंगा आपको कि एम्स के डॉक्टरों ने अगर कोई सवाल उठाया है, ऊपर डॉक्टरों के 5 डॉक्टरों का जो पैनल था उन्होंने सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कि जो चोट का निशान गर्दन पर होना चाहिए ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शव जाहिर सी बात है काफी देर तक उस कपड़े से लटका रहा होगा, तो जो निशान बनते हैं वो अमूमन ऊपर की तरफ बनते हैं, नीचे की तरफ नहीं बनते, क्योंकि भार जो शरीर का होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो जो रस्सा होता है या कपड़ा जो कुछ भी लगाते हैं आप वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के गर्दन पर जो चोट का निशान है वो नीचे की तरफ है और ये शंका संदेह पैदा करता है। इसीलिए 3 डॉक्टरों का जो पैनल है एम्स के, उसने कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों से पूछा है सवाल कि आखिर आपने किस आधार पर इसको सुसाइड मान लिया, जबकि ये संदेह दिख रहा है, फाउल प्ले दिख रहा है। तो इस निशान को लेकर के सवाल है और पहले भी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर सवाल उठते रहे हैं। अब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है। कोशिश उनकी यही है जानने की कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आखिर सच्चाई क्या है और इसीलिए ये जांच हो रही है। जी बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। तो एम्स डॉक्टरों के सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद कंगना रनौत ने भी मामले को सुसाइड बताने वाले लोगों पर निशाना साधा। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावना को खारिज कर दिया। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई हो। डिप्रेशन गैंग कहां है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते? ये सवाल कंगना ने ट्विटर के माध्यम से पूछा। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी एम्स डॉक्टरों की बोर्ड का समर्थन किया और ट्विटर पर लिखा कि सच्चाई को लंबे वक्त तक
छिपाया नहीं जा सकता है। तो उनकी बहन भी सामने आई और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सच है वो सामने आकर रहेगा। और हालांकि इसको लेकर अब कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में न्यूज़ 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल को लेकर एम्स ने अपना संदेह जताया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इस मामले में एम्स टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई बेहद अहम सवाल उठाए हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवालों के घेरे में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कूपर हॉस्पिटल पर एम्स की टीम को संदेह। न्यूज़ 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में मर्डर और सुसाइड की थ्योरी का सच जानने के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कुछ बेहद चौंकाने वाले सवाल किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर चोट के निशान के बारे में सवाल किया है। सुशांत केस में एक्सक्लूसिव खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स के सवाल, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल। खुदकुशी और हत्या के बीच झूल रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि एम्स की फोरेंसिक टीम कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं है। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जो सवाल एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से किए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल एम्स की टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने किया। सुशांत केस में हत्या की थ्योरी को क्यों खारिज किया? आमतौर पर खुदकुशी के दौरान ऐसे निशान नहीं बनते। खुदकुशी के दौरान पड़ने वाला निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई तो किस हालत में थी? सुशांत सिंह राजपूत के गले पर किस तरह के निशान थे? लोगों की राय खुदकुशी के खिलाफ है, तो नतीजे पर कैसे पहुंच गए? सुशांत केस में न्यूज़ 18 के पास यह जानकारी भी आई है कि जिस तरह से जल्दबाजी में सुशांत सिंह राजपूत का रात में पोस्टमार्टम किया गया, वो एम्स की फोरेंसिक टीम को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एम्स की फोरेंसिक टीम ने एक बार फिर से कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से कई सारे सवाल पूछे हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावना को खारिज कर दिया है। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई है। डिप्रेशन गैंग कहाँ है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते? सुशांत की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पोस्टमार्टम को लेकर सवाल किया है। न्यूज़ 18 के हाथ इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि सीबीआई ने अपनी पूछताछ में मीतू सिंह से 6 सवाल किए हैं, जिनमें से एक सवाल सुशांत के जल्दी पोस्टमार्टम को लेकर भी है। सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी रात में क्यों किया गया? दरअसल सुशांत केस की तमाम थ्योरी को समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बार बार खंगाला जा रहा है, ताकि सुशांत केस का जो सच दुनिया जानना चाहती है वो सामने आ सके।
तो सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने 2 दिन पहले सुशांत के बांद्रा वाले घर में जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया, उसमें हत्या जैसा कुछ भी नहीं दिखा। सीबीआई टीम सुशांत की बहन मीतू के साथ बांद्रा वाले घर गई थी, लेकिन सुशांत के कमरे के दरवाजों से किसी के जबरन घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। और यही वजह है कि सीबीआई टीम अब हत्या के एंगल से नहीं बल्कि खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है, दरअसल इसके मुताबिक सीबीआई की टीम ने 2 दिन पहले सुशांत के बांद्रा वाले घर में जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, उसमें हत्या जैसा कुछ भी नहीं दिखा है। सीबीआई टीम सुशांत की बहन मीतू के साथ बांद्रा वाले घर गई, लेकिन सुशांत के कमरे के दरवाजे से किसी के जबरन घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। विवेक हमारे साथ और अपडेट के साथ। विवेक। हाँ बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था और इस बार सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह के साथ उस जगह पे गई थी और समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार उस दिन मीतू सिंह ने क्या क्या देखा था। आपको बताना चाहिए कि मीतू सिंह सुशांत सिंह की बहन है और वो मुंबई में रहती है। 14 जून को जब उन्हें पता चला कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है तो गोरेगांव से बांद्रा के घर वो महज 15 मिनट में पहुंच गई थी। और जब वो घर पहुंची तो देखा उन्होंने कि सुशांत की जो बॉडी है वो पहले से ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी और पलंग के बगल में ही सिद्धार्थ, दीपेश और जो बाकी जो स्टाफ थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो यही वजह थी कि सीबीआई ने और ज्यादा पुख्ता जानकारी करने के लिए क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया और बाकायदा मीतू सिंह को पूछा था कि आप कहाँ खड़ी थी, क्या क्या देखा था आपने और उस दिन का नजारा क्या था। तो ये पूरे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी संदिग्ध जैसा नहीं मिला कि उनकी हत्या की गई हो या फिर कोई फोर्स एंट्री या दरवाजे से या फिर खिड़की से कोई फोर्स एंट्री नहीं मिली। तो उस रिक्रिएशन में भी साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो अब इस एंगल में भी जांच कर रही है कि अबेटमेंट यानी खुदकुशी को उकसाने के लिए कौन सा शख्स है, किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकता है, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीबीआई हर एंगल में जांच कर रही है। और सीबीआई सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि अब इस पूरे मामले में नेपोटिज्म और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइबिलिटी वाले एंगल में भी जांच हो रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सीबीआई बॉलीवुड के कई बड़े लोगों से इस मामले में समन जारी कर पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, रहिए आप हमारे साथ। वही सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने इस बात का दावा किया कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 को दिए गए इस विस्फोटक इंटरव्यू में संदीप सिंह ने सुशांत की मौत के दिन की भी पूरी कहानी बताई है। सुशांत केस में संदीप सिंह का बड़ा दावा, खुदकुशी नहीं कर सकते सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में न्यूज 18 के हाथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए संदीप सिंह ने कहा कि सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। सुशांत जैसा इंसान ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते, ये बात मैंने पहले भी कहा है। कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इतना सक्सेस, इतना नाम, इतना टैलेंट, इतना खुश मिजाज, अच्छा खाने वाला, अच्छा म्यूजिक सुनने वाला, मैं ये नहीं कह सकता। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान संदीप सिंह ने सुशांत के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत को उन्होंने कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। देखिए, रिया का जो भी दावा है ना, पहली बात तो मैं रिया को कभी मिला ही नहीं हूं, न मैं रिया को जानता हूं, न मेरे पास उनका नंबर है, न वो मुझे जानती है। जो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कह दिया, मैं संदीप सिंह को कभी जानती नहीं हूं, कभी मिली नहीं हूं। और मैं भी वही बात कह रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला हूं रिया से। और जो भी वो बातें बोल रही हैं, उसकी रोज उनसे पूछताछ हो रही है और वो पूछताछ की सच्चाई सामने आएगी और आ रही है धीरे धीरे। सुशांत मेरे सामने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है उसने। आप मेरे चैट्स देख लीजिए सुशांत के साथ, हम खाना पीना, मस्ती, घूमना फिरना, घर, ये बातें करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं वो चैट्स आप दिखाइए सुशांत और मेरे। कभी नहीं मेरे सामने। वो क्रिएटिव जीनियस था वो लड़का, वो डांसर था, वो एक्टर था,
उसको अपने बॉडी, उसका फिजिक और फिल्मों के अलावा उसके 50 चीजों का शौक था। मैं कह रहा हूं सुशांत जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत के केस में चुप्पी तोड़ते हुए संदीप सिंह ने न्यूज 18 को यह भी बताया कि उन्हें सुशांत की मौत की जानकारी कैसे मिली। मेरे दोस्त हैं प्रदीप कुंवर, उन्होंने मुझे फोन किया था। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। उन्होंने फोन किया मुझे क्योंकि वो जानता था कि सुशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने फोन किया, और वो बहुत मनमौजी लड़का है, मस्ती करता है, तो उसने मस्ती में मुझे रूमर्स लगा तो मैंने ऐसे रख दिया फोन। उसके बाद जब मैं संजीव जी के घर पहुंचा तो मैंने बोला, संजीव जी टीवी पे ऐसा न्यूज आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो बोला 1 मिनट लगाइए। तो उन्होंने लगाया तो ये न्यूज फ्लैश होना शुरू हो चुका था न्यूज चैनल्स पर। तो मैंने तुरंत फोन किया फिर महेश शेट्टी को, और महेश शेट्टी भी फोन पे मुझे बोले कि भाई मैं भी ये न्यूज देख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं निकल रहा हूं सुशांत के घर के लिए। मेरे पास परिवार का कोई नंबर नहीं था, मैं परिवार में किसी को नहीं जानता था उस समय तक। न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने 14 जून की पूरी कहानी भी बताई। फिर हमसे एक पुलिसकर्मी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं? मैंने कहा, और महेश शेट्टी ने कहा हम 2 दोस्त हैं उसके। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको अपना नंबर दीजिए, हम आपको फोन करेंगे। उन्होंने हमारा नंबर लिया, फिर हम ऊपर चले गए दोनों, और हम लोग साइड में किचन में बैठे हुए थे। जब मैं किचन में बैठा था तो उसी वक्त मुझे 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर मुझे फोन आ गया एक पुलिसकर्मी का कि आप इस वक्त कूपर हॉस्पिटल उनकी बहन या कोई भी परिवार के सदस्य को लेके आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचिए। इस दौरान संदीप सिंह ने सुशांत से 1 साल से नहीं मिलने पर भी सफाई दी। एक स्टार अगर बिजी है 2 फिल्मों में, जो सुशांत हर चीज को बहुत फोकस तरीके से करता था, और मैं अपने काम में बिजी हूं, तो हमारी अनबन हो गई क्या? कोई अनबन ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं, जबकि सुशांत मामले में सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ कर चुकी है। संदीप सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी माना कि सीबीआई को जरूर पूछताछ करनी चाहिए। पहले तो आप लोग बोले कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो हुई। उसके बाद मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, ईडी हो, सबका हक बनता है कि जिसका जिसका नाम है, जो जो इंसान मौजूद था उससे वो पूछताछ करे। तो पूछताछ तो होनी ही चाहिए। यही तो, तभी तो लोगों को तसल्ली मिलेगी, मुझे तसल्ली मिलेगी, जांच अधिकारी को तसल्ली मिलेगी, और सही बात बाहर आएगी। पूछताछ तो मीतू दीदी से भी हो रहा है। न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने एक बार फिर यह दावा किया कि सुशांत जैसा जिंदा दिल शख्स खुदकुशी नहीं कर सकता। आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच एजेंसियां एक एक कड़ी को खोलने में लगी हैं, ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जा सके कि सुशांत के केस में खुदकुशी वाला एंगल है या फिर सुशांत की मौत की कोई और वजह है। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी गई है। कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कंगना ने खुद को धमकी दिए जाने का दावा किया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई है। इसके बाद कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कंगना को सुरक्षा देने की सिफारिश की गई थी। Y+ श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो एक टाइम पर नहीं होते हैं, यानी एक टाइम पर 4 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 4 और तैनात रहते हैं। तो कंगना ने हालांकि ट्वीट किया है और अमित शाह को शुक्रिया कहा है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा मिलने के बाद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह प्रमाण है, अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिनों बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा।
हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी अरुण, जिस तरीके से कंगना ये डर जता रही थी, और डर नहीं, एक तरीके से ये दावा कर रही थी कि उन्हें धमकी मिल रही है, जिसके बाद एक हमने ट्विटर वॉर देखा है शिवसेना और कंगना के बीच, और अब गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना को सुरक्षा मिल गई। देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा मिलने से एक फायदा यह होगा कि कंगना देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे कि उनको केंद्रीय बल सुरक्षा प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर सुरक्षा देती तो दायरा सीमित हो सकता था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो सुरक्षा होती है वो देश के सभी हिस्सों में मान्य होती है। तो कंगना रनौत ने जिस तरह से 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान किया है, और उसके साथ शिवसेना के साथ और खासतौर से संजय राउत के साथ जिस तरह से उनका ट्विटर वार चल रहा है, ऐसे में संभावना ये जरूर बनी हुई है कि अगर वो आती हैं 9 सितंबर को यहाँ पर, तो हो सकता है एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक कहीं रास्ते में उनको काले झंडे दिखाए जाएं। और जिस तरह से शिवसेना की महिला विंग ने उनको एक तरह से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और उनके पोस्टर पर चप्पल से निशाना साधा था, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि कंगना रनौत को सुरक्षा देना जरूरी है, और इसलिए उसका ऐलान कर दिया गया है। अब कंगना के साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा रहेगी। देश ठीक है अरुण, रही आप हमारे साथ। गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आभार जताया और भरोसा दिया कि कंगना की सुरक्षा के लिए आगे भी जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें, और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। वही कंगना मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक नया ट्वीट किया, और अपने ट्वीट में राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को सम्मान करने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग शिवसेना पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं, उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दरअसल एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा कि शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान सिखाया, पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया है, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वही कंगना रनौत और संजय राउत के बीच तकरार के मामले पर मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे से दखल देने की मांग की। मनोज तिवारी ने कहा कि धमकी मिलने के बाद ही कंगना को सुरक्षा दी गई। सुशांत आत्महत्या मामले में पूरी तरीके से ड्रग्स का गोरख धंधा सामने आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कंगना रनौत लगातार अपनी बात कह रही थी, उनको लेकर के शिवसेना के कई तरह के बयान भी आए। अब इस तरह की खबर भी आ रही है कि गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, जिस पर कंगना ने भी संतोष जताया। देखिए, इस देश में नारी को सम्मान देने की परंपरा है, और एक ऐसी नारी, एक ऐसी लड़की जो न्याय के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए जिस तरह का शब्द और जिस तरह की धमकी शिवसेना के नेता ने दिया है, मैं समझता हूँ आज उद्धव ठाकरे को ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके लिए फिर कोई इस सॉरी नहीं बचेगा, जनता सजा देगी। दूसरी बात है कि कंगना को सुरक्षा देना इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर धमकी मिलती है, जिसको खतरा हो, वो देना संवैधानिक पद्धति है। वैसा ही सरकार ने किया। जो गुंडागर्दी का लैंग्वेज शिवसेना नेता ने किया है, वो आज पूरे देश में शिवसेना को प्रश्न चिन्ह उठा दिया है शिवसेना पर। अब मेरा ये मानना है कि कंगना रनौत ने बहुत ही सही तरह से और न्याय के लिए बहुत साहसी कदम उठाया है।
न्यूज 18 की टीम को मुंबई की ड्रग्स कार्टेल के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली है। न्यूज 18 की टीम ने एक ऐसे शख्स से बातचीत की जो बीते 20 साल से मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल को ड्रग्स पेडलिंग की इंफॉर्मेशन देता आया है। उसने कई ऑपरेशन में ड्रग्स की बड़ी खेप भी जब्त कराई है। सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आने के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। मुंबई शहर में फैले ड्रग्स के धंधे पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के कैमरे पर मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के एक इन्फॉर्मर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस इन्फॉर्मर ने सेलिब्रिटी पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की सच्चाई बयान की है। न्यूज 18 के कैमरे पर आया यह शख्स पिछले 20 साल से मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल के साथ काम कर रहा है और इसका दावा है कि अगर मुंबई पुलिस चाहे तो ड्रग्स शहर में नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुशांत का मामला तो मैं सुना ही नहीं। अच्छा लगा मुझको कि कम से कम खुलासा तो हो रहा है और मुंबई के पास में ये केस नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास में केस होता तो ये सुलझा ही नहीं जाता था। एनसीबी है, ईडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इन पे पूरा विश्वास है हमको और ये पूरा यानी मामला सुलझ जाएगा। और एनसीबी के पास में ऐसा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स जो है, जो पार्टियों में आफ्टर पार्टी जब होती है, ये ड्रग्स आराम से यानी कोई भी गली गली कोने कोने मिल जाती है। मुंबई पुलिस आज तक ये कुछ नहीं है, सिर्फ हफ्ता खो रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। हफ्ते मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। काम करना होता था तो मुंबई पूरा क्लीन हो जाता था। मुंबई में फैले ड्रग्स के धंधे के इस इन्फॉर्मर के मुताबिक मुंबई में ड्रग्स उतनी ही आसानी से मिल जाती है जितनी आसानी से पान या सिगरेट। एंटी नारकोटिक्स सेल के इस इन्फॉर्मर का दावा है कि मुंबई के कोलाबा, पैडर रोड, अंधेरी, बांद्रा और नाला सोपारा जैसे इलाकों में ड्रग्स पेडलिंग के बड़े ठिकाने हैं। इस इन्फॉर्मर का यह भी दावा है कि मुंबई में बड़े लोगों का नाम आने पर केस दबा दिए जाते हैं। ये सब बनता है शूटिंग के अंदर से। जब शूटिंग में जाते हैं, कोई आदमी के पास में कोई अच्छा माल रहेगा तो उनसे बात करते हैं, उनके पीआर से। ज़्यादा करके जो माल जो आता है उनके पीआर के थ्रू ही आता है, जो उनके असिस्टेंट है उनके थ्रू ही उनको मिलता है। एक सैंपल देते हैं, बाद में अपना रेट फिक्स करते हैं और वो हिसाब से उन लोग चालू करते हैं अपना धंधा। जैसा बड़े लोग का नाम आ जाता है तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तो आप सब जानते हो, यानी पूरी दुनिया जानती है। तो बड़े लोग का नाम कभी आ ही नहीं सकता। इसके अंदर है पैसा ही उनका लगता है, तो क्या कर सकते हैं, बड़े लोग का ही पैसा लगता है। इस इन्फॉर्मर के मुताबिक सेलिब्रिटी पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स चलता है। इन पार्टियों में MDMA नाम के ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत होती है और सेलिब्रिटी का स्टाफ ड्रग्स का इंतजाम करता है। इन्फॉर्मर के मुताबिक ड्रग्स पेडलरों के साथ सेलिब्रिटी स्टाफ के रिश्ते होते हैं। थ्रू पेडलर्स ही जाते हैं। कोई पेडलर के थ्रू या एक्टर समझो अपने ड्राइवर को बेच दिया या अपने पीए को बेच दिया, पीए ने अपने आदमी को बेच दिया, वैसा करके सोच है। आप समझे ना, एक्टर कभी जाएगा नहीं लेने के लिए, कभी नहीं जाएगा। उनके पार्टी चालू होने के पहले वहाँ पे बाउल के अंदर ड्रग हो जाता है और पार्टी भी ऐसी चलती है कि 2-2 दिन तक चलती है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ड्रग्स कर दिया और चले गए, ऐसा नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक चलती है। बिल्डिंग वाले को पता है कि क्या हो रहा है, मगर क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी है, आप समझे ना। सेलिब्रिटी के आगे कौन चलेगा। सुशांत के स्टाफ में काम कर चुके दीपेश ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जो साबित करता है कि सेलिब्रिटी पार्टियों में ड्रग्स का खूब इस्तेमाल होता है। दीपेश ने पूछताछ में कहा है कि सुशांत के फ्लैट में रहने वाले लोग गांजा लेते थे और उसने दावा किया है कि सितंबर 2018 में उसने सुशांत को गांजा और चरस लेते हुए देखा था। दीपेश के बयान में दावा किया गया है कि सभी लोग गांजा लेते थे। बयान पर यकीन करें तो रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स ले रही थी। एनसीबी को इस केस में पकड़े गए ड्रग्स पेडलरों से यह भी पता लगा है कि वो बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे। अब एनसीबी सारे तार जोड़कर मुंबई की उन बड़ी हस्तियों तक भी पहुंचने की प्लानिंग कर रहा है। ये जो करंट नेटवर्क है ये बॉलीवुड ही तो है जी। ये बॉलीवुड के अलावा तो मीन्स की जो पेडलर्स हैं अलग है, बट करंट नेटवर्क में बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट आना। और आपका मुझे क्वेश्चन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, रिया चक्रवर्ती, जब किसी और के बारे में पूछना, अब बॉलीवुड ऐसा कोई टारगेटेड हमारा वो नहीं है कि वी आर टारगेटिंग बॉलीवुड। जो लिंकेजेस जहाँ भी आए, चाहे वो बैकवर्ड आए चाहे फॉरवर्ड आए,
जहां ड्रग अब्यूज का एंगल आता है, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग का एंगल आता है, एनसीबी एज ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और अदर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसमें एक्ट एंड रिएक्ट करने के लिए कैपेबल हैं। सुशांत केस से खुले ड्रग्स के गहरे राज और भी गहराते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कई बड़ी मछलियां भी ड्रग्स के जाल में फंसती दिख रही हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी करीब 3 घंटे से पूछताछ कर रही है। रिया सुबह 9:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल भी करीब 6 घंटे की पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक कल पूछताछ के दौरान जब शौविक और रिया को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई, तब दोनों ही एक दूसरे को देखकर रोने लगे, जिसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया और फिर उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि महिला अधिकारी लगातार कोशिश कर रही थी कि रिया अपनी बातों को आराम से कह दे, क्योंकि कई सवालों के जवाब में रिया चुप नजर आ रही थी या याद नहीं है कहकर टालने की कोशिश भी कर रही थी। हमारे साथ वरुण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं। वरुण, जो अभी तक की स्थिति और जो अभी तक की जांच है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जांच काफ़ी तेज रफ्तार से जा रहा है, तभी आज तक इतने लोग डिटेन भी हो गए हैं और इतने मेरी आवाज़ एको कर रही है ना, इसे कोई पॉसिबल? ठीक है, हम सही कराते हैं। वरुण, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जांच तो ज़रूर अच्छा चल रहा है फॉर द रीज़न कि इतने सारे लोग डिटेन हो गए हैं, इतने सारे लोग क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हम सच के ज़रूर करीब आ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है बहुत चैनलों में कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम बहुत सफ़र काफ़ी लंबा होता है, 90 दिन कम से कम लिए जाते हैं इसमें। और अभी देखा जाए तो सीबीआई और जो भी ईडी और एनसीबी जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे 20-25 दिन ही हुए हैं और उसमें इतना कुछ बाहर निकल के आ गया है। तो आई एम श्योर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़रूर हम सच के पास और बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन वरुण, जो खबरें अभी आ रही हैं सामने, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हो, जिसमें एम्स के डॉक्टर जब कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछते हैं कि आपने इसको सुसाइड कैसे बता दिया, क्योंकि निशान को लेकर एम्स के डॉक्टरों को भी शक है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आप भी मान रहे हैं कोई ना कोई खामी रह गई है? जी, हमने तो पहले भी कहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना ही कोई टाइम था और हमने तो क्वेश्चन ये सारे उठाए थे तभी तो, क्योंकि आप जैसे कि आपको याद ही होगा कि पहले 50-60 दिन तक जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, उसमें जो चीज़ें काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में भी चला, जिससे पता चला कि सेवरल लैप्सेस हैं जो नहीं देखे गए थे उस टाइम पर। आज के दिन में जब सीबीआई इसको चार्ज ले चुकी है, इतनी प्रीमियर एजेंसी है और बाकी दोनों एजेंसी ने जो चार्ज लिया है, वो ज़रूर हर एक चीज़ को बारीक तरीके से नोटिस करेगी और देखेगी कि कैसे क्या चीज़ें जो सस्पेशन और बढ़ाता है। एंड आई एम श्योर इसके द्वारा हम ज़रूर सच के और करीब आ पाएंगे कि कैसे, अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए गलत बना है तो कैसे गलत बना है, क्यों गलत बना है, क्या ये भी एक लार्जर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, कि इनको भी कोई कहीं का दबाव था कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का। इन सब चीज़ों का ज़रूर कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स इसमें लग गए हैं जिनको जो फेयर प्रोब में मदद करना चाहते हैं, और अगर वो इतना सवाल उठा रहे हैं तो हम ज़रूर कोई सीरियस वजह से ही उठा रहे हैं। तो ज़रूर इन सब चीज़ों से आप भी देख रहे होंगे ड्रग्स का ही जो एंगल सामने आया है, जिसमें रिया से लगाकर तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो रिया है, उनके वकील हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में ऐसा है नहीं कि परिवार को पता ना हो, लेकिन परिवार कई चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आरोप रिया के जो वकील है वो लगा रहे हैं। देखिए, अब वो दलीलें तो ऑब्वियसली लगाएंगे ही, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने केस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और लोगों को और जो कंप्लेनेंट फैमिली को वो मतलब उस पर मडस्लिंगिंग करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, बट ये सब बेबुनियाद है और इसका कोई बेसिस नहीं है। कोई ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं। और जहाँ तक फैमिली ने स्टार्टिंग से ये कंसिस्टेंटली कहा है कि हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था, और ड्रग्स का एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है इस पूरे केस के लिए, फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि घर के
कितने सारे सदस्य घर में जितने भी सारे लोग जो जा रहे थे आ रहे थे, अगर वो ड्रग्स के घेरे में हैं, तो कहीं ये अगर एक लार्जर पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था जिसके द्वारा ये उनको ड्रग्स इंड्यूस करा जा रहा था अननोन तरीके से, तो ज़रूर उससे भी कहीं ना कहीं वो मन पे दबाव डाल के मन पे कंट्रोल कर सकते थे। और अगर इन सब चीज़ों का उपयोग हुआ है उनके मन पे कंट्रोल करने के लिए, उनके मन पे दबाव डालने के लिए, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है उनका जो डेथ हुआ था। तो आई एम श्योर इससे बहुत ही कोजेंट रीज़न है पूरे के पूरे मेन केस के इन्वेस्टिगेशन। जो रिया के वकील है वो ये भी कह रहे हैं कि परिवार को बीमारी के बारे में भी सुशांत की पता था, और प्रियंका की जो बहन है सुशांत की, उनके चैट का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो खुद ही बता रही थी कि कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है और कैसे लेनी है। देखिए ये सारी बातें तो वो ऑब्वियसली, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर उनको इतना ही अश्योरेंस है कि अगर ये केस में कोई मतलब वीक लिंक है या केस में कोई खराबी है, तो आप तो जानते हैं एफआईआर कितने टाइम से फाइल हो चुका है। भगवान उन्हीं को लोगों को मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। अगर उनको इतना ही अश्योरेंस है कि हमने जो केस उनके खिलाफ झूठा है, तो उनको किसी कोर्ट में जाके बताना चाहिए था। ये मीडिया चैनल में आके दलीलें दे के, ताकि इन्वेस्टिगेशन पर दबाव डालने से केस बदल तो नहीं जाएगा। सच पे दबाव ज़रूर डाल सकते हैं, पर सच को बाहर आने से रोक तो नहीं सकते वो। तो अगर उनको इतना ही दलीलें हैं, दलीलों का शौक है, तो दलीलें कोर्ट में जाके दें ताकि दिखाएं अपना इनोसेंस कि कैसे केस में कोई दम नहीं है। आज तक वो कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं गया है, पर फैमिली को मलाइन किया जा रहा है ऐसे बेसिस पे जिसका कोई मतलब कोई क्रेडिबल ही हो। मतलब कितनी आशंका की बात है कि पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन, जो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं था, वो खाना पूर्ति था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है पूरे के पूरे वो खाना पूर्ति का जो कंसील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, कहते कि लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसका सिर्फ एक पार्ट प्राइम अक्यूज को जाता है, और वो प्राइम अक्यूज उसकी मदद लेकर कंप्लेनेंट फैमिली को ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, और कोई बात बाहर नहीं आ रही उसमें से। सिर्फ यही पार्ट जहाँ पे उनको मदद मिल सकता है, वही पार्ट बाहर आके उसकी मदद लेके और मड स्लिंगिंग हो रही है, जिसका कोई आज के दिन में कोई एविडेंस एक्ट के अंदर कोई उसका एक पैसे का भी उसका वैल्यू नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि वो 175 का स्टेटमेंट है, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कभी मदद नहीं आ सकता। तो ऐसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें यहाँ पर रखने के लिए, परिवार क्या सोच रहा है वो हम तक से शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए उनके विस्रा की जांच वो अब करवा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं। फॉरेंसिक टीम में मौजूद एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्यों नहीं सुशांत की मौत को हत्या माना जाए। बोर्ड ने सवाल उठाया कि खुदकुशी में गले पर ऊपर की तरफ निशान होते हैं, लेकिन सुशांत के गले पर नीचे ये निशान पाए गए, और क्यों फिर इसमें कोई भी डाउट नहीं रखा गया और इसको खुदकुशी बता दिया गया। ये सवाल अब एम्स के डॉक्टर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर उठा रहे हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया, और ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम बहुत आनंद फानन में, बहुत जल्दबाजी में पोस्टमार्टम किए गए। ये भी सवाल कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दबाजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ला दी गई, और ये भी सवाल जो परिवार भी उठा रहा है सुशांत का कि आखिरकार इसमें टाइम क्यों नहीं लिखा था कि डेथ कितने समय हुई, जो बेसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लिखी होनी चाहिए बातें, वो आखिरकार क्यों नजरअंदाज कर दी गई कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा। अरुण हमारे साथ है। अरुण, ये कई सवाल हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई खामी को दर्शाते हैं, और अब इसके जवाब कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों को भी देना होगा जिन्होंने आनंद फानन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ला दी, और कई ऐसी चीजें जिसका जिक्र उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया। देखिए, निश्चित रूप से कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, जो एम्स के डॉक्टर हैं, उनके सवालों का जवाब देना होगा, और सीबीआई के सवालों का भी जवाब देना होगा कि अगर चोट का निशान नीचे था, ऊपर नहीं था, जैसा कि अमूमन आत्महत्या के केस में होता है, तो आपने इसको नजरअंदाज क्यों किया। लेकिन इस वक्त मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। एक बार दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि जो तीसरे मंजिल पर पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है, उसमें पहले दौर की पूछताछ खत्म हो गई है, क्योंकि वो समीर वानखेड़े जो यहाँ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से पूछताछ कर रहे थे, उनकी टीम की पूछताछ खत्म हो गई है, और अब से कुछ देर पहले ही
केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो अपनी टीम के साथ अंदर गए हैं और अब 1:30 बजे से यानी अब से लगभग 10 मिनट बाद रिया चक्रवर्ती से दूसरे दौर की पूछताछ आज के दिन में ही होने वाली है। एक अलग ऑफिसर अपनी टीम के साथ करने वाले हैं। केपीएस मल्होत्रा को काफी तेज तर्रार ऑफिसर माना जाता है और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच गए हैं। तो अब रिया चक्रवर्ती से आज के दिन में दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो दूसरे दौर की ये पूछताछ जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं, ये पूछताछ शुरू हो चुकी है और महत्वपूर्ण है ये पूछताछ, और इसी के बाद तय होगी कि आज शाम में क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, किस तरीके से जवाब वो देती है, वो इस पर भी निर्भर करेगा। क्यों आनंद? आनंद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है जो दूसरे राउंड की भी शुरू हो गई और यही तय करेगा कि आज रिया गिरफ्तार होती है या नहीं। जी देखिए अर्पिता, ये दूसरे राउंड की जो पूछताछ है जो केपीएस मल्होत्रा करेंगे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केपीएस मल्होत्रा जो 15/2020 जो एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, पूरी आपराधिक साजिश का, ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन का, कंज्यूम करने का, उसकी मनी ट्रेल का, उन तमाम सवालों को पूछा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अर्पिता मैं आपको बता दूं, सुशांत की जिंदगी से जुड़ा हर वो सवाल पूछा जाएगा। रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत की जिंदगी में आई थी, उनकी जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन हुए, क्यों वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे, अगर उनको ड्रग्स की लत लगी तो ड्रग्स की लत कैसे लगी, क्या उसको रिया चक्रवर्ती ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्या कोई बड़े डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, क्या कोई रिहेब जाने की कोशिश नहीं की, परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। कल रिया चक्रवर्ती ने 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो एनसीबी बताई है, जिसमें एक सीबीडी ऑयल के बारे में बताया है। मैं आपको बता दूं, सीबीडी ऑयल का नाम इसलिए इस पूरे मामले में आया है क्योंकि जो जया शाह थी, जो न केवल सुशांत से जुड़ी थी बल्कि रिया चक्रवर्ती जुड़ी थी, अपनी एक एजेंसी चलाती हैं, उन्होंने ईडी को एक कबूलनामा किया था कि मैंने रिकमेंड किया था, मैंने सलाह दी थी कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है सुशांत तो आप सीबीडी ऑयल लीजिए, उससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और मैं खुद भी सीबीडी ऑयल लेती हूं क्योंकि ये प्रतिबंधित दवा नहीं है, ये आराम से ऑनलाइन मिल सकती है। लेकिन एनसीबी ने इस बात को नकारा। एनसीबी कहना था कि ये प्रतिबंधित दवाओं में आती है, इसीलिए अब एनसीबी ये मन बना रही है कि वो न केवल सीबीआई को बल्कि मुंबई पुलिस को रिक्वेस्ट करेगी एक लेटर लिख के कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन घर के अंदर से क्या कोई सीबीडी ऑयल जैसा कोई लिक्विड बरामद हुआ था, ताकि सीबीडी ऑयल की कहानी को भी ठीक से समझा जा सके। अरुण, यानी अब ये भी एनसीबी के नजर पर होगा कि उस वक्त जब मुंबई की टीम पहुंची थी, मुंबई पुलिस की, वहां सुशांत के घर, तो वहां से क्या क्या बरामद हुआ, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दवा कौन कौन सा सुशांत लेते थे, क्या कोई ड्रग्स भी उस वक्त घर पर थी। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी घटना के बाद जो सबसे पहले टीम पहुंचती है, जो जांच दल पहुंचता है, उसने क्या सबूत इकट्ठा किए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में। इसीलिए मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। सीबीआई को तो बहुत बाद में जांच मिली है, सीबीआई बाद में गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर के गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय के बीतने के साथ ही जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं वो बहुत ही या तो कमजोर हालत में हो जाते हैं या फिर एकदम से मिट जाते हैं। और इसलिए मुंबई पुलिस को यह बताना होगा कि जब उसने बरामदगी वहां से की थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या उसके पास थे, क्या ड्रग्स जैसी कोई चीज थी या कोई संदिग्ध ऐसा लिक्विड था घर के अंदर जिसको बाद में जांच के बाद ड्रग्स अगर है तो साबित किया जाए। तो ये मुंबई पुलिस को सारे जो भी बरामदगी थी वो जाहिर सी बात है उसको सीबीआई के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि अब जांच सीबीआई कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, ईडी कर रही है। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि रिया से दूसरे राउंड की देखिए पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये दूसरा दिन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 6 घंटे की पूछताछ हुई जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब देने से रिया बच रही हैं और आज भी उनसे पूछताछ हुई। पहले राउंड की पूछताछ खत्म हो चुकी है, दूसरे राउंड की पूछताछ हो रही है और अगर रिया ऐसे ही बचती रही, सवालों का सही जवाब नहीं देती दिखी, तो उनकी गिरफ्तारी भी बहुत हद तक आज शाम तक मुमकिन है। आप सब रहिए हमारे साथ।